करते हूँ। जैसे कि आज त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का चैप्टर है हमारा। क्या नाम है उसका? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता वाला। तो इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला बिंदु है सर्वांग क्षमता वस्तु एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिप होती हैं। यानी सर्वांग क्षमता वस्तु एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिप होती हैं। इसी तरह से दूसरा बिंदु है दो वस्तुओं के सर्वांगक्षम होने के संबंध में कोई सर्वांग क्षमता कहते हैं। यानी दो वस्तुओं की सर्वांगक्षम होने के संबंध को सर्वांगक्षमता कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से तीसरा बिंदु क्या है? यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान है तो वह सर्वांगक्षम होते हैं। यानी यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान है तो वे सर्वांगक्षम होते हैं। यानी किसी रेखाखंड की दो लंबाई समान है तो सर्वांगक्षम होते हैं। तो इसी तरह से चौथा क्या है? चौथा क्या रहेगा हमारा? चौथा यह है कि दो कोण सर्वांगक्षम होते हैं यदि वे माप में समान हो। यानी दो कोण सर्वांगक्षम होते हैं यदि दो वे माप में समान हो। तो पांचवा बिंदु क्या है? दो त्रिभुज में सर्वांगक्षम होते हैं यदि वे एक दूसरे की प्रतिलिपियाँ हो या एक दूसरे के ऊपर रखे जाने पर वे एक दूसरे के आपस में पूर्णतः ढक लें। यानी जैसे कि एक दुना है, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे कि एक आप कभी कहीं खाने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे दूना देखा होगा आपने। तो दूना एक दूसरे के ऊपर रखने पर जब वो ऊपर वाला दूना नीचे वाले के ऊपर रख देते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ढक जाता है। तो इसी तरह से आपको कुछ याद नहीं रखना है, एक दुन्ने की तरह आपको याद रखना है। तो ठीक है, इसी तरह से ये आपका उदाहरण है। दो त्रिभुजों की एस भुजा सर्वांग क्षमता है। यदि दी हुई सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की तीनों संगत भुजा के बराबर हो। जैसे ये कहना क्या चाहता है कि एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। यानी दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो। यानी एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसी त्रिभुज दूसरे उसके पास में है त्रिभुज, उसकी भी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से सातवां बिंदु है दो त्रिभुज की एस यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता हो। यदि एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। यानी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण समान है तो वे कौन सा होगा? एस होगा। इसी तरह से आठवां बिंदु दो त्रिभुजों की एस यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता है। एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि एक त्रिभुज के कोण और उनके अंतर्गत भुजाएं किसी दूसरी त्रिभुज के दो संगत कोण और अंतर्गत भुजाएं बराबर हो। इसमें क्या कह रहा है? दो कोण और एक भुजा समान होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से नवा बिंदु रहेगा दो त्रिभुजों की RHS सर्वांग क्षमता हो। यानी एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो समकोण त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो। यानी इसमें क्या कहना चाहता है ये कि एक त्रिभुज में एक समकोण हो, एक कर्ण हो और एक भुजा हो, ये तीनों चीज़ें उस दूसरे त्रिभुज में पाई जाती हैं तो वो RSH कहलाते हैं। इसी तरह से 10वां पॉइंट है दो त्रिभुजों में यानी कोण सर्वांग क्षमता नहीं होती हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि बराबर संगत कोणों के दो त्रिभुज सर्वांग क्षमता हो। ऐसे सुमेलन को इनमें से एक दूसरे की बढ़ती हुई प्रतिलिप हो सकती हैं। इनमें किसी त्रिभुज में तीनों कोण एक समान नहीं होते हैं।
जैसे अलग अलग होगा कोण, किसी डिग्री का अलग होगा, वो अलग होगा, लेकिन कोण होना अनिवार्य है। इसी तरह से ये आपका त्रिभुजों के कुछ त्रिभुज की सर्वक्षमता के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो हमने पढ़ लिया है। इस तरह से आप भी पढ़ के और एक बार रीडिंग लगा लीजिए। एक समझ में नहीं आता है तो आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लीजिए, तो भी समझ में नहीं आता है आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, तो हम एक नई तरीके से आपको और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।